मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरा टोटल वीडियो नंबर 126 है। चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 27 हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। आज का टॉपिक फिर से पुराने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम। सम गुड केसेस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पार्ट 6, और आज इसका लास्ट डे है बच्चा। आज के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। आपके स्क्रीन पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, जरा सुनिएगा। मशीनरी इज टेकन ओवर बाय बी एक पार्टनर है, समझिएगा, फॉर 24,000 अगेंस्ट कैश पेमेंट। गिवन बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 20,000। बड़ा अच्छा सवाल है। हमारा बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट, वहां पे एक मशीनरी पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 20,000, और वो मशीन जो है, वो पार्टनर जो बी है वो ले लेता है 24,000 में, लेकिन वो कैश में लेता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो आप देखो कि मशीनरी की वैल्यू 20,000 थी और बढ़ के 24,000 हो जा रही है। और जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट होगी, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो ये मशीनरी टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट जितना का होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारा 4,000 का हुआ तो हमने 4,000 प्रॉफिट लिख दिया। अब चूंकि ये मशीन कैश में बिक रहा है तो कैश हमारे पास आएगा, तो कैश अकाउंट डीआर। और मशीनरी घटेगा तो क्रेडिट होगा। एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, एसेट्स घटा तो क्रेडिट। मशीनरी एक एसेट है, घट रहा है, क्रेडिट हो गया। कैश एक एसेट से बढ़ रहा है तो डेबिट हो गया। और कितना में भाई? तो 24,000 में। नरेशन का जहां तक सवाल आप लिख सकते हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड। यहां लिख सकते हैं मशीनरी टेकन ओवर बाय बी। जो क्वेश्चन है वही लिखेंगे बच्चे। मशीनरी टेकन ओवर by B in cash at the revised value। जितना में ले रहा है तो रिवाइज वैल्यू में लेगा तो रिवाइज वैल्यू लिखेंगे। अगर 20,000 का 20,000 में लिख देते तो हम 20,000 लिखते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन था ये। अब बच्चा यहाँ ये वाला एंट्री तो कर लेता है, ये भूल जाता है तो उसका नया वाला बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाता है। यही ध्यान देना है इस वाले में। आगे बढ़ते। ए डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4,000 वाज डिसऑनर्ड बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड फॉर डेट। बड़ा अच्छा सवाल है। ये तो उस बच्चे को समझ में आएगा जिस बच्चे का बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर था क्लास 11th में। अगर उसको वो समझ में आया होगा बिल ऑफ एक्सचेंज और उसको याद भी होगा तो ये टॉपिक उसके दिमाग में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे को तो ये भूल ही जाते हैं, और 11th में बहुत सारे बच्चे तो पढ़ते भी नहीं है। और मैं उनको बार बार ये बात टोकता था। हमको याद है मेरे स्कूल के क्लास में मैं जब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा रहा था तो मैं अपने बच्चों को बताता था, देख भाई, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, आप पूरे चैप्टर तो नहीं लेकिन इसका खास पॉइंट क्लास 12th में पार्टनरशिप में आप पढ़ोगे। आज वो दिन आ गया है और आप पढ़ रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि आप में से कितने बच्चे को याद होगा। तो आइए हम थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। एक बिल डिस्काउंट हुआ था, डिस्काउंट बैंक से किया गया होगा। वाज डिजनर्ड, अब वो डिजनर्ड हो गया, बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड फॉर दैट। भाई एक बात तो याद रखना, जब हम बैंक को डिस्काउंट कराए होंगे ना तो बैंक अकाउंट ईयर हमारे पास पैसा आया होगा, कुछ हम डिस्काउंटिंग चार्जेस वगैरह दिए होंगे और हम बीआर उसको दे दिए होंगे। ये एंट्री हमने पास किया होगा जब हम बिल को डिस्काउंट कराए होंगे। ठीक है, समझ रहे? अब चूंकि हमको बिल डिसऑनर्ड हो गया और बिल लिखने का एंट्री किए होंगे बीआर
टू डेटर, ये एंट्री किए होंगे। पहला ये एंट्री किए होंगे बिल लिखने का और बिल डिसऑनर्ड होने का, ये एंट्री किए होंगे। और जब ये डिसऑनर्ड हो जाता है, सॉरी ये डिस्काउंट कराने का एंट्री था, जब ये डिसऑनर्ड हो जाता है तो इन दोनों को हम रिवर्स करते हैं बच्चे। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास 11th में याद करना, आपकी क्लास में मैंने बहुत ही प्यार से समझाया था। देखो बच्चे कि भाई एक बिल लिखने का एंट्री होता है बीआर अकाउंट डीआर, बीआर अकाउंट डीआर टू डेटेड अकाउंट, और बिल डिस्काउंट कराने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डीआर डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर। जब वो डिसऑनर्ड हो जाएगा तो इसका रिवर्स और इसका रिवर्स मिला के एंट्री हो जाएगा। तो जब इसका रिवर्स करेंगे तो डेटर ऊपर हो जाएगा, तो डेटर अकाउंट डीआर, पहले कॉन्सेप्ट सिखा दे। टू, जब हम इसका रिवर्स करेंगे तो ये डिस्काउंटिंग चार्ज को भूल जाएंगे तो बैंक आ जाएगा और बीआर बीआर ऊपर नीचे कट जाएगा। भाई रिवर्स करके देख लो, इसको रिवर्स करोगे तो डेटर टू बीआर हो गया, और इसको रिवर्स करोगे तो बीआर टू बैंक हो जाएगा। बीआर बीआर डेबिट क्रेडिट कट गया तो डेटर टू बैंक हो गया। एंट्री तो यही हुआ बच्चे, जितना का था वो लिख देंगे। लेकिन ये था कॉन्सेप्चुअल बात, ये था कॉन्सेप्चुअल बात। मान लेते हैं आप सपोज डेट भूल गए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट ही भूल गए हैं, तो बस याद रखना जब भी डिसऑनर वर्ड इस्तेमाल होता है ना, जब भी डिसऑनर इस्तेमाल होता है तो हमेशा डेटर का गला हम पकड़ते हैं। जब भी मेरा पैसा डूबने का चांस होता है तो जिस व्यक्ति को पैसा देना है हम उसको पकड़ते हैं। तो डेटर वो व्यक्ति है जिसके कारण बिल मेरा डिसऑनर हुआ है, तो हम उसको पकड़ेंगे, और पकड़ेंगे तो हमेशा ये डेबिट होगा, ऑलवेज ये डेबिट होगा, याद रखना। टू, जो भी कंडीशन होगा, चूंकि ये डिस्काउंटिंग वाला था बैंक से तो बैंक लगा दिए, मैच्योरिटी वाला होता तो बीआर लगा देते, जो भी केसेस होता हम यहाँ पे केसेस लगा लेते। खैर ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, इसके थ्रू भी और रटने वाले थ्रू भी। रटने वाला फिर से मैं बता दूं, जब भी डिसऑनर्ड होता है तो हमने पकड़ना है किसे, डेटर को, तो डेटर ऑलवेज डेबिट होगा, और जो कंडीशन होगा चूंकि डिस्काउंटेड बिल का था तो टू बैंक लगा दिया। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते जरा। देखिए, इंटरेस्ट ऑफ ₹700 चार्ज, पहला बात तो क्लियर है, इंटरेस्ट चार्ज हुआ एंड डिडक्टेड बाय द बैंक हैज बीन ओमिटेड टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। इंटरेस्ट चार्ज किया गया, ठीक है, उसकी एंट्री नहीं की गई, एंड डिडक्टेड बाय द बैंक हैज बीन ओमिटेड बाय द अकाउंटेड इन द बुक्स। पहले बात तो इंटरेस्ट चार्ज किया होगा बैंक, तो एंट्री किया होगा भाई इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, चूंकि इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो तुम्हारे लिए खर्चा होगा तो डेबिट। टू, बैंक, आपका पैसा घटेगा, ठीक है। 700 आपका ये एंट्री हुआ, इसका आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया, आपका ये एंट्री हुआ, रिकॉर्डिंग आपने नहीं किया। अब क्या होगा, चूंकि आप अब इसका रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये जो इंटरेस्ट है इसके कारण आपको लॉस होगा, बात समझ रहा है। इंटरेस्ट ऑफ 700 चार्ज एंड डिडक्टेड बाय द बैंक हैज बीन ओमिटेड टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। तो आपने एंट्री किया ना इंटरेस्ट टू बैंक, आपने एंट्री नहीं किया, और नहीं किया तो इंटरेस्ट जो है अब उसको चार्ज करेंगे हम कहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। भाई क्यों रिवैल्यूएशन में जाएगा, भाई अब ये खर्चा के कारण फर्म को लॉस होगा, और फर्म को लॉस को तो हम डेबिट करेंगे। नरेशन यहां लिख देंगे, इंटरेस्ट चार्ज बाय डेब लिख दो, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ओमिटेड नाउ रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड हो गया। अब इंटरेस्ट चार्ज डेबिटेड टू, इंटरेस्ट चार्ज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, भाई इंटरेस्ट के कारण फर्म को लॉस होगा तो उसको दिखाना होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है,
भाई याद रखिएगा, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक विल रिड्यूस द बैंक बैलेंस हमेशा, और जब रिड्यूस करेगा बैंक बैलेंस तो बैंक घटेगा, और चूंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। फर्दर, चूंकि ये इंटरेस्ट इज चार्ज थ्रू डिवैल्यूएशन अकाउंट टू एडजस्ट बिटवीन द ओल्ड पार्टनर, अब ये इंटरेस्ट का जो खर्चा है उसको एडजस्टमेंट करना है ओल्ड पार्टनर के थ्रू, और ओल्ड पार्टनर के थ्रू जब भी करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। खैर आगे आइए, जेड नंबर सेकंड लास्ट है बच्चे। आउट ऑफ टोटल डेप्टर 700 ड्यू फ्रॉम अमित प्रूव टू बी बैड। कहता है मेरे पास टोटल डेटर कुछ भी था, उस डेटर में से एक अमित था जो जिससे 700 बकाया था, वो डूब गया मेरा। प्रूव टू बी बैड मतलब बैड डेप्ट हो गया। अनदर डेटर, इसी में एक दूसरा डेटर था बैंक, जिसको 5000 देना था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, और इंसॉल्वेंट हुआ तो 40% द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बैंक इज इरिकवरेबल, यानी 50,000 में से 40% इरिकवरेबल है, मतलब नहीं रिकवर होगा, लेकिन 60% रिकवर होगा। ध्यान देना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑन डेटर्स गिवन बुक वैल्यू ऑफ डेटर इज 45,700। ये जो डेटर है वो बुक वैल्यू है इसका 45,700। ठीक है, हमको क्रिएट करना है प्रोविजन 10%। अब सवाल ये उठता है कि किस फिगर पे करेंगे। सवाल ये उठता है, बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तो क्लियर है कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाना है। ये याद रखना, ये कॉन्सेप्चुअल पीवीआई है, एक स्टैंडर्ड लेवल पे आपको हम पहुंचाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। एकदम स्टैंडर्ड लेवल पे, हाई लेवल पे आप जा रहे हैं। इस बहुत सारे बच्चे को तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर वो धीरे धीरे प्रयास करेंगे मेरे साथ तो आप बिल्कुल समझ में आएगा। कहता है जितना टोटल डेटर था उसमें से 700 अमित का था, वो डूब गया। दूसरा एक बैंक था जिससे 5000 बकाया था, उसको देना था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे मात्र 40% डूबा, यानी 60% रिकवरेबल है। आपको प्रोविजन बनाना है 10% का। अब सवाल ये उठता है कि किस फिगर पे आप बनाओगे। ठीक है, किस फिगर पे बनाओगे वो मायने रखता है। तो सबसे पहले तो एंट्री शुरू करते हैं, यहां पे एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। हमारा एक पैसा डूब जा रहा है, तो बैड डेट अकाउंट दिया टू डेटर अकाउंट। अब कितना पैसा डूब रहा है टोटल हमको लिखना है यहाँ पे। अब ये भाई दो था, अमित भी था और वो क्या नाम था, रुको थोड़ा देखने दो, मयंक भी था, दो व्यक्ति था। तो कुछ पैसा अमित का भी डूब रहा है, वो तो हमको मालूम है, अमित का 700 है। लेकिन मयंक भी कुछ पैसा डुबा रहा है, 40% इरिकवरेबल है। तो अगर हम बात करें मयंक का 5000 था जिसका 40% इरिकवरेबल है, यानी कि 2000 डूब जाएगा, और अमित का 700, तो टोटल कितना डूबा, 2700। आशा करते हैं ये वाली कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। मैं फिर से बता दूं, अमित 700 डुबा रहा है और मयंक का जितना पैसा था जो 5000 था उसमें से 40% इरिकवरेबल है। तो एक्चुअली डूबा कितना फर्म का, 2700। ठीक है, बात समझ गए। अब हमको प्रोविजन बनाना है, और प्रोविजन हमेशा, एक नोट यहां लिख लो, यहाँ नोट लिख लो तब ज्यादा समझ में आएगा। प्रोविजन तो गर्मी है, थोड़ा हम परेशान है, फैन बंद करके रिकॉर्ड करना होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज
created on doubtful debts only. डाउटफुल डेब्ट्स ओनली, याद रखिएगा प्रोविजन हमेशा डाउटफुल डेब्ट पे क्रिएट होता है। अब इसको पढ़ाने से पहले, इस एंट्री को पढ़ाने से पहले हम तुमको, आप लोगों के साथ कुछ अलग अलग बात हम बताने जा रहे हैं। वैसे तो ये क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मेरे को आपको ध्यान यहाँ खींचना होगा, हर चीज को बताना होगा एकदम डिटेल में। तो आइए हम लोग समझते हैं 1 by 1 क्या होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज नोट क्रिएटेड एंड डेटर विच आर आइदर डेफिनेटली गुड और डेफिनेटली बैड। यहां तो हम लिख दें कि प्रोविजन किस पे क्रिएट होता है। प्रोविजन हमेशा, जो प्रोविजन है वो हमेशा डाउटफुल पे क्रिएट होता है, डाउटफुल डेब्ट पे क्रिएशन होता है। यानी कि जो डेटर गुड है या जो डेटर बैड है, उन दोनों पे प्रोविजन का क्रिएशन नहीं होता है। तो डेटर जो है 3 तरह का होता है। डेटर्स ऑफ ए फॉर्म में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। बड़ा प्यार से हम बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, जरा ध्यान देखिएगा। ये जो डेटर होता है ना फॉर्म का, वो 3 तरह का होता है बच्चा। एक वो जो गुड डेटर होता है, एक वो जो बैड डेटर होता है, और एक वो जो डाउटफुल डेटर होता है। और प्रोविजन हमको इसी पे क्रिएट करना होता है, ना गुड पे करना होता है, ना बैड पे करना होता है, ना डाउटफुल पे होता है। तो सवाल ये उठता है कि हम तीनों को अब समझना होगा कि भाई गुड डेब्ट क्या होता है, बैड डेब्ट क्या होता है और डाउटफुल डेब्ट क्या होता है। तो आइए 1 by 1 करके समझते हैं। तो गुड डेब्ट किसको बोलते हैं? गुड डेब्ट्स आर दोज हुज रिकवरी इज बियॉन्ड डाउट। गुड डेब्ट उसको बोलते हैं कि वैसा कर्ज जो बिना डाउट का हमको मिल जाएगा, एकदम हमको पैसा मिलने का चांस 100% है। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज नॉट क्रिएटेड ऑन सच गुड डेब्ट्स। इसका मतलब है इस गुड डेब्ट पे प्रोविजन हमको नहीं क्रिएट करना है। इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एग्जिस्ट, if provision for doubtful debt exists and all debtors are good, then such provision is no longer required. इसका मतलब हुआ कि मान लो कि सारा डेटर जो है गुड है और कोई प्रोविजन है, इसका मतलब हमको प्रोविजन हटा देना है। एंड इट शुड बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देना है, क्योंकि अब उससे हमको सारा पैसा मिल जाएगा। नहीं समझे आप, हिंदी में समझिए। आपसे कोई 500 रुपया कर्जा लिया था, आपका डेटर था, आपको प्रोविजन बनाना था 10%। अब क्वेश्चन में लिखा हो गया ऑल डेटर्स आर गुड। जब सारे डेटर्स गुड हैं, ये जो 500 रुपया लिए हैं वो आपको आसानी से आज न कल पैसा दे देंगे। अब दे देंगे तो फॉर्म के लिए तो फायदा होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो क्रेडिट करना होगा फायदा को। लेकिन जब सब दे ही देंगे तो हम डाउट क्यों करेंगे, उस पर प्रोविजन क्यों बनाएंगे? प्रोविजन तो हम बनाते हैं बच्चे, शुरू में ही नोट करके लिखवाया मैंने कि डाउटफुल डेब्ट पे। ये तो गुड डेब्ट है, ये वैसे कर्ज हैं जिनका पैसा आपको आसानी से मिल जाएगा। अब जरा बैड डेब्ट समझते हैं। बैड डेब्ट refers to the amount which has become irrecoverable due to dishonesty, death or insolvency of a debtor. बैड डेब्ट उसको कहते हैं वैसा पैसा जो पैसा आपका एकदम इरिकवरेबल है, मतलब जिसको आप वसूल नहीं सकते हैं। इसका वसूली, वैसा कर्ज जिसका आप वसूली नहीं कर सकते हैं, चाहे तो वो जो कर्ज लिया है उसके डिसऑनेस्टी के कारण, या उसका डेथ हो गया इस कारण, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया उस कारण। मतलब तीनों कारण में कोई भी कारण हो, मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर आपका पैसा इरिकवरेबल है, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसको वसूला नहीं जाया जा सकता है, हम उसको बोलते हैं बैड डेब्ट। क्लियर हो गया? अब जब हमको क्लियरली ही पता चल गया कि ये पैसा डूब जाएगा, तो भाई हम इस पे प्रोविजन क्यों करेंगे? आपको याद होगा कि हम डेटर में से हमेशा पहले बैड डेब्ट घटाते थे और जो फिगर बचता था उस फिगर का ही प्रोविजन क्रिएट करते थे।
आपको याद होगा हम लोग इस फिगर का प्रोविजन कभी नहीं किए हैं, 11th में भी नहीं किए, 12th में भी आपको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन अभी बताया था, उसमें इस वाले फिगर का कभी प्रोविजन नहीं क्रिएट किए। हम तो प्रोविजन करते हैं जिस डेटर में से बैड डेट घटा लेते हैं, बैड डेट मतलब एक्चुअली जितना डूब गया उसको घटा लेते हैं, फिर जो पैसा बचता है हम उसका प्रोविजन बनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डाउटफुल डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट्स रेफर्स टू दोज डेप्ट्स विच डू नॉट फॉल अंडर आइदर ऑफ द अबव कैटेगरीज। मतलब डाउटफुल डेप्ट उस डेप्ट को बोला जाता है जो नाइदर गुड डेप्ट हो ना बैड डेप्ट हो, मतलब जो बैड भी नहीं हो गुड भी नहीं हो, दोनों ही सिचुएशन में हटा लो, डेटर में से गुड डेप्ट को घटा लो, बैड डेप्ट को घटा लो, तो आपको आ जाएगा डाउटफुल डेप्ट। और डाउटफुल डेप्ट पे ही हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज क्रिएटेड ऑन सच डाउटफुल डेप्ट। क्लियर है ना? मतलब कि बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आपका जितना डेटर्स है उसमें से आप पहले गुड डेप्ट घटा लीजिए, फिर बैड डेप्ट घटा लीजिए, फिर आपका जो आएगा वो आपका डाउटफुल डेप्ट होगा और उसी का प्रोविजन क्रिएशन करेंगे। ठीक है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जरा हम आपको रफ पेज में अच्छे तरीके से समझा दें। कहाँ गया मेरा कल का रफ पेज? मिल नहीं रहा है। चलिए, बहुत अच्छा मिल गया। जरा समझते हैं। हमारे पास देखो, ये क्वेश्चन जरा देखना। हमारे पास टोटल डेटर जो था वो था 45,700, जिसमें से बैड डेप्ट कितना हो गया? तो बैड डेप्ट हो गया, अमित का हो गया, और दूसरा एक पार्टनर था, जरा हमको याद करने दो, मुकेश क्या था, मयंक था। तो अमित 700 रुपये डुबा दिया, मयंक 2000। 2000 कैसे है भाई? 5000 का 40%। ठीक है, तो टोटल मेरा डूब गया कितना बाबू? 2700। अब हम 2700 अगर घटाएंगे 45,700 में तो 770 हो गया, और 4 में से 2 गया 3, 43,000 आ गया। अब इस 43,000 में से हमको तो पहले बैड डेप्ट घटाए, अब हमको गुड डेप्ट भी घटाना होगा, मतलब जो पैसा हमको मिल जाएगा। तो याद करो मयंक में कितना था कि मयंक में 5,000 में से 40% इरिकवरेबल था, यानी 60% हमको मिलने वाला था। जरा पढ़ लो यार, बैंक में 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बैंक इज इरिकवरेबल, यानी कि 60% रिकवरेबल है, गुड डेप्ट है। तो 5,000 का 40% अगर डूबने वाला है तो 5,000 का 60% यानी कि करीब करीब 3,000 ये गुड डेप्ट है। तो बचा कितना? 40,000। अब प्रोविजन हमको क्रिएट करना था, रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, तो प्रोविजन हमेशा 10% इसी फिगर का करेंगे। एकदम याद रखिएगा, इरिकवरेबल वाला, इंसॉल्वेंट वाला क्वेश्चन में होता है। तो हमारा प्रोविजन हो गया 4,000। क्वेश्चन समझ गए? एकदम बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा बच्चे, एकदम इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मैं स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए छोड़ भी रहा हूं, पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए, यानी कि दूसरा जो एंट्री करेंगे हमारा, एक तो बैड डेप्ट हुआ, कैंसिल करें 2700, और एक नया प्रोविजन हमको बनाना पड़ा, लायबिलिटी हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। कितना का? 4,000 का। टोटल कितना हो जाएगा रिवॉल्यूशन में? 4,000 और 2,700 यानी 6,700 डेबिट। अभी आप नहीं समझे होंगे कि रिवॉल्यूशन क्यों डेबिट हुआ, बैड डेप्ट क्यों क्रेडिट हुआ, प्रोविजन क्यों क्रेडिट हुआ, नहीं समझे ना? तो आइए हम जरा अकाउंट खोलने वाला प्रक्रिया से आपको गुजारते हैं। सबसे पहले तो बैड डेप्ट अकाउंट खोल लो बच्चे। जब बैड डेप्ट अकाउंट खोलेंगे तो ओपनिंग बैलेंस बैड डेप्ट का 0 है, नील है। टू बैलेंस बीडी जो है वो नील है, ध्यान से सुनना। और टू बैड डेप्ट नया वाला आया, मतलब
आपका नया वाला जो है आपका टू बाय डेट टू डेटर 2700, टोटल जोड़ के हो गया 2700, यहाँ भी लिख देंगे 2700 और इसको ट्रांसफर कर देते हैं बाई प्रोविजन में 2700। क्लियर हो गया। अब हम प्रोविजन अकाउंट खोलेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट खोल दिए। खोलने के बाद यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी होता है, ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी का, और ये क्वेश्चन में नील है, ठीक है। और इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, यानी बैड डेब्ट टू प्रोविजन, सॉरी प्रोविजन टू बैड डेब्ट, यानी प्रोविजन खोले हैं तो टू बैड डेब्ट कितना का 27 का, ठीक है। क्लियर हो गया। और टू बैलेंस सीडी यहाँ लिख देंगे जो कि आया 4000, मतलब न्यू प्रोविजन आया 4000, यहाँ देख लो। ये जोड़ के हो गया 6700, इधर भी जोड़ के हो गया 6700, तो रिवोल्यूशन किधर होगा, इधर ही होगा ना, बाई रिवोल्यूशन बैलेंसिंग फिगर कितना 6700, समझ गए। अब इसको देख के आप एंट्री कर सकते हैं, लेजर कर सकते हैं, ये एकदम समझना जरूरी है बच्चे। फिर से मैं बता दूं, आप मान लेते हैं बैड डेब्ट अकाउंट खोलते हैं, बैड डेब्ट एक खर्चा है, इसका ओपनिंग बैलेंस इधर लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी हो गया 0, फिर टू डेटर आपका जितना पैसा डूब रहा है, मतलब बैड डेब्ट टू डेटर जो एंट्री होती है, जितना पैसा एक्चुअली डूबा था, आपका पैसा कितना डूबा 2700, यानी प्रोविजन में आप कितना ट्रांसफर करेंगे 2700, प्रोविजन में मैंने ट्रांसफर कर दिया। ये बीडी 0 था, सीडी 4000 था, तो रिवैल्यूएशन में कितना ट्रांसफर होगा 6700। अब इसको देख के एंट्री बना लीजिएगा बच्चे। यहाँ देख लो, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, बैड डेब्ट टू प्रोविजन, हमने कंबाइन एंट्री कर दिया। मतलब यहाँ पे आप चाहते तो एक एंट्री और पास कर सकते थे, मैंने इसको कंबाइन कर दिया, यानी आप एंट्री तो किए बैड डेब्ट टू डेटर और दूसरा एंट्री करते प्रोविजन टू बैड डेब्ट। लेकिन प्रोविजन टू बैड डेब्ट वाला एंट्री हम लोग तभी कर लेते जब ओल्ड रहता, लेकिन नहीं था, आप कर भी सकते थे, ठीक है। तो मैंने घुमा फिरा के कंबाइन एंट्री कर दिया, और ये आप आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। लेजर तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए यार, रिवोल्यूशन 6700 डेबिट हुआ तो हमने डेबिट कर दिया। क्लियर है ना बच्चे। आइए लास्ट में आते हैं जेड का 2। भाई जेड ही तक लास्ट था, मुझे एक और लेना पड़ा आपको लास्ट समझाने के लिए। जरा देखते हैं। एन ओल्ड कस्टमर श्याम वाज account whose account was written off as bad debt had promised to pay 8,000 in settlement of his full debt of 10,000। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक श्याम मेरा कर्जदार था जो हमारा 10,000 रुपया कर्ज लेके गया था, जिसको हमने मान लिया था कि बैड डेट हो जाएगा, लेकिन उसने प्रोमिस किया है कि 8,000 दे देगा। भाई यहाँ देखो, प्रोमिस किया है। यहाँ पे हमको दो बात होती है, एक तो प्रोमिस करने का एंट्री नहीं होता है, एक प्रोमिस करने का एंट्री होता है। तो सीबीएसई में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो सीबीएसई के गाइडलाइंस में जो मार्किंग स्कीम दिया जाता है टीचर लोग को कॉपी चेक करने के लिए, उसमें इसका एंट्री कुछ इस प्रकार से किया गया था जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा क्या एंट्री उन्होंने बताया। सीबीएसई मतलब 8,000 हमको मिलने वाला है, 8,000 हमको मिलने वाला है, तो मेरा जो डेटर अकाउंट है वो बढ़ जाएगा। प्रोमिस टू पे है मान लेते हैं, लेकिन हमको तो पैसा मिलने वाला है, तो डेटर तो अब गुड हो गया, वो तो देगा, तो डेटर बढ़ा देंगे, तो डेटर अकाउंट डीआर है। 2 भाई डेटर बढ़ने से फर्म को फायदा हो जाएगा, तो 2 रिवोल्यूशन अकाउंट। ये सीबीएसई ने इस प्रकार से गाइडलाइंस दिया था, मार्किंग स्कीम दिया था, और मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया। जरा फिर से समझ लो। अमाउंट जो है ऑफ ₹8,000, ठीक है, हैज बीन प्रोमिस्ड। ये जो प्रोमिस्ड किया गया था किसके द्वारा? श्याम के द्वारा। और श्याम कौन था बच्चा? मेरा डेटर था। सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द डेटर। मतलब हमने पिछले साल जिसे हमने बैड डेट का एंट्री किया होगा, तो बैड डेट टू डेटर किया होगा ना, बैड डेट अकाउंट या टू डेटर किया होगा,
लेकिन श्याम पैसा तो दे नहीं रहा है, ये प्रोमिस कर रहा है कि देंगे। भाई पैसा दे देता तो कैश टू बैड डेट रिकवर्ड हो जाता, ये तो आप जानते हैं ना, पैसा दे देता तो कैश टू बैड डेट रिकवर्ड हो जाता। लेकिन श्याम जी ने प्रॉमिस किया है कि भाई हम आपको दे देंगे। अब प्रॉमिस किया है तो फिर से हम उसको गुड डेप्ट मान लेंगे। अब गुड डेप्ट मान लेंगे तो हम डेटर को बढ़ा देंगे, डेटर को इंक्रीज कर देंगे, और जब भी डेटर इंक्रीज करेगा बच्चे तो हम उसको डेबिट कर देंगे, है ना। और डेटर को इंक्रीज करने से भविष्य में फॉर्म को फायदा होगा, फायदा होगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। बस सिंपल सी बात है, नरेशन लिख देंगे, अमाउंट प्रोमिस्ड, पूरा क्वेश्चन ही लिखना है, बाई श्याम टू पे डेप्ट ऑफ ₹8,000 will increase debtor and will be credited to revaluation account। सिंपल सी बात है, ये जो अमाउंट प्रोमिस किया है ना श्याम, अब उसके कारण हमने अगर पैसा दे देता तो कैश टू बैड डेट रिकवर्ड हो जाता, लेकिन वो प्रोमिस कर रहा है, भाई प्रोमिस कर रहा है तो अब हम उसको फिर से डेटर मानेंगे, और डेटर मानेंगे तो मेरा डेटर बढ़ जाएगा, और डेटर बढ़ेगा तो हम डेबिट कर देंगे। ये हम एज पर, मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस में बताया हूं, एज पर सीबीएसई मार्किंग स्कीम एसएच स्कीम 2016 में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह का, तो हम उसी के बेसिस पे, उसी के मार्किंग स्कीम के तहत बताए हैं। कोई प्रोमिस का एंट्री नहीं करता है, ठीक है। तो आप सीबीएसई के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। सीबीएसई ने जो मार्किंग स्कीम दिया था उसके अनुसार उसने यही समझाया था, यही तुक दिया था कि भाई देखो ये जो डेटर है श्याम, वो तो प्रॉमिस कर रहा है कि हम दे देंगे, मतलब वो गुड हो गया। अब गुड हो गया तो डेटर बढ़ गया, डेटर बढ़ेगा तो फर्म को फायदा हो जाएगा, तो डेटर बढ़ा दिया, फर्म को फायदा पहुंचा दिया हम। अगर वो कैश में देता तो कैश टू बैड डेट रिकवर होता, ठीक है, समझ गए बच्चे। तो हम चूंकि सीबीएसई से बंधे हुए हैं तो हम सीबीएसई के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उसको हमने आपको बता दिया। ये कंपार्ट एग्जाम 2016 में इस तरह का ट्रीटमेंट करके सीबीएसई ने दिया था। सेम ट्रीटमेंट, सेम क्वेश्चन का सीबीएसई ने कंपार्ट 2016 में ऐसा सोल्यूशन, ऐसा मार्किंग स्कीम उसने दिया था, ठीक है बच्चे। तो प्लीज आज मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। नेक्स्ट से हम आपको कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको सिखाएंगे बनाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। प्लीज कमेंट भी कीजिए जरा मैं और एनर्जी लगाऊं आपके प्रति और समर्पित हो जाऊं पूरा, ठीक है बच्चे। मजा आ जाएगा, फिर तो एकदम मजा आ जाएगा। चलो बाय बाय।